नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी सेंटर में। और मेरा नाम है करण। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि हमने अपना क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है हिस्ट्री का, इसका चैप्टर जो पहला है जिसका नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ। तो इस चैप्टर का जो पार्ट 1 था वो मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया था। ठीक है, यदि आपने उस पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है, नहीं पार्ट 1 को नहीं देखा है, तो आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखें। ठीक है, तो उस वीडियो का जो लिंक है वो मैं आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है ये हमारा पार्ट 2 होने वाला है, और इस पार्ट में हमारा जो चैप्टर है ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं फटाफट से। देखिए, मैंने आपको पार्ट 1 में कहा था कि जो ये चैप्टर है पूरा, ये हमारा पूरा किस पे डिपेंड है? हड़प्पा सभ्यता के ऊपर। ठीक है, यानी जो हड़प्पा सभ्यता है ना, पूरा चैप्टर हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, कुल मिलाकर आप कह सकते हो कि पूरा चैप्टर हमारा हड़प्पा सभ्यता के ऊपर ही डिपेंड है, यानी निर्भर है। देखो, हमारा पहला टॉपिक आता है विशाल स्नानागार। देखो, विशाल का मतलब क्या होता है? बड़ा। स्नानागार का मतलब होता है स्नान करने का जगह। ठीक है, तो देखो आज के समय में क्या है, स्विमिंग पूल है, एक से एक स्विमिंग पूल वगैरह। ठीक है, आधुनिक तकनीक बहुत ज़्यादा है। लेकिन आप ही सोचो कि क्या आज से 5,000 साल पहले क्या ऐसी व्यवस्था थी? तो कुछ हद तक आप नहीं कह सकते हो। ठीक है, यानी कि ऐसी व्यवस्था तो नहीं थी, लेकिन जो एक स्नानागार मिला है तो ये भी एक अनोखी संरचना। आप ही सोचो, आज से 5,000 साल पहले इस प्रकार का आप चित्र देख सकते हो। इतना बड़ा स्नानागार मिलना एक आम बात तो है नहीं, तो कहीं ना कहीं ये भी एक अनोखी संरचना थी। ठीक है, अब ये क्या था विशाल स्नानागार, इसके बारे में हम आगे समझते हैं। देखिए, समझते हैं। यह आंगन में बना एक आयताकार जलाशय है। ठीक है, ये आंगन में बना एक आयताकार जलाशय है जो चारों ओर से एक गलियारे से घिरा हुआ है। ठीक है, इसके चारों ओर एक गली है। ठीक है, आपको मैं चित्र में दिखाता हूँ तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चित्र के माध्यम से जल्दी समझ में आता है। देखो, यह एक आंगन में बना एक आयताकार जलाशय है, और ये देखो चारों ओर इसके गलियारे, मतलब गली होती है। देखो इस प्रकार से चारों ओर गली है। ठीक है, गलियारे से घिरा हुआ ये एक जलाशय है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट होते हैं ना जो आपको ध्यान में रखना है। हिस्ट्री क्या है ना, एक तरह से आप समझ सकते हो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये। ठीक है, आपको बस इंटरेस्ट लेना है और पढ़ते हुए चलना है। ठीक है, आप जानने के इच्छुक बनोगे तो आपको हिस्ट्री जो बिल्कुल ईजी वे में समझ में आते रहेगा। देखो, जलाशय तक जाने के लिए इसमें सीढ़ियाँ बनी थी। ठीक है, आप बताओ, जलाशय में जाना है तो कोई व्यक्ति कूद के तो जाएगा नहीं, सीढ़ियों से जाएगा। आप सीढ़ी देख सकते हो इसमें, मान लो इतनी हाइट है जलाशय की, तो यहाँ से व्यक्ति कूद के तो इसमें जाएगा नहीं, इसलिए यहाँ पे सीढ़ियाँ भी बनी थी। जलाशय से पानी एक बड़े नाले द्वारा बाहर दिया जाता है। ठीक है, नाला कहाँ पे था मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, यहाँ पे नाला है। देखो इस साइड में ना नाला दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से जो भी पानी था, गंदा पानी, इसको बाहर दिया जाता था एक बड़े नाले द्वारा। ठीक है, आज के समय में जो स्विमिंग पूल है उसमें तो आधुनिक तकनीक है, ट्यूबवेल वगैरह है, पाइप वगैरह है, तो उससे तुरंत पानी निकाल लेते हैं। लेकिन उस समय भी था, लेकिन बहुत ही नियमित तकनीक था। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट बनेगा, यह एक अनोखी संरचना थी, मतलब बहुत ही बढ़िया संरचना थी। ऐसा जो है इतिहासकार जैसे इनको देखे वो चौंक गए। वो सोचे कि आज से इतने साल पहले लोगों के अंदर इतना दिमाग था, इतने वो विकसित थे कि उन्होंने इस प्रकार की संरचना का निर्माण करना। तो कहीं ना कहीं आप भी सोच सकते हो कि यह जो है एक अनोखी संरचना, मतलब बहुत ही बढ़िया संरचना थी। ठीक है, अगला पॉइंट आता है हमारा संभवतः इसका उपयोग। अब इसका जो प्रयोग है वो अनुष्ठान का मतलब होता है पूजा पाठ। ठीक है, पूजा पाठ के स्नान के लिए किया जाता होगा। ठीक है, मतलब आप ही सोचो, इतना बड़ा इतना विशाल जो स्नानागार है उसका प्रयोग तो कोई आम जनता करती नहीं होगी नहाने धोने के लिए। तो उसका जो प्रयोग था वो किसी मान लो कोई विशेष पूजा पाठ है तो उसके स्नान के लिए इसका प्रयोग करा जाता था। तो ये आपको ध्यान रखना, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था विशाल स्नानागार वाला, मैंने आपको बता दिया। अगला टॉपिक आता है हमारा जल निकास प्रणाली। ठीक है, देखो जल का मतलब क्या होता है? जल, जो सब आप भी जानते ही हो। निकास मतलब एग्जिट करना, निकालना। प्रणाली मतलब तरीका। ठीक है, यानी जल को निकालने का तरीका। देखो आज के समय में जो मनुष्य है वो कैसे निकालता है, मान लो कोई भी गंदा पानी है, कैसे निकालते हैं? नाली के द्वारा, नहरों के द्वारा, कोई भी बड़े बड़े नाले हैं, बड़े बड़े नहरें हैं, पाइपलाइन है, इन सब चीज़ों के द्वारा जो है जो भी पानी उसको हम निकाल सकते हैं बाहर। ठीक है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में जो भी गंदा पानी था उसको किस प्रकार से निकाला जाता था, जल निकास प्रणाली किस प्रकार की कैसी थी, उसको समझते हैं। ठीक है, तो आपको एक चीज़ मैं बता दूं यहाँ पे कि जो टॉपिक है, इस टॉपिक से यानी जल निकास प्रणाली से आपका 100% मैं कह सकता हूँ 3 मार्क्स के जो एक क्वेश्चन है वो आपके बोर्ड एग्जाम, प्री बोर्ड एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जाम, किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो आप इस टॉपिक को बिल्कुल ध्यान से समझे, मैं आपको बिल्कुल आसान समझा रहा हूँ। ठीक है, देखो समझते हैं। पहला पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता की अनूठी विशेषता। देखो अनूठी विशेषताओं में से
एक है हमारी जल निकास प्रणाली, भी बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है, ठीक है। आप ही समझ सकते हो, हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, तो उसकी जो कारण थे, जो विशेषताएं थी, उसमें से जल निकास प्रणाली को भी एक बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता माना गया है, ठीक है। हड़प्पा शहरों में नियोजन के साथ जल निकास की बहुत ही बेहतर व्यवस्था की गई थी। देखो, नियोजन यानी योजना करके शहर को स्थापित किया गया था, और साथ ही जो जल निकास की प्रणाली की जो व्यवस्था है वो ही बहुत ही ज़्यादा बेहतर करी गई थी, ठीक है। आप ही सोचो, यदि जल निकास प्रणाली की जो व्यवस्था वो बेहतर नहीं होगी तो कहीं ना कहीं वो नगर नहीं कहलाएगा, ठीक है। इसलिए जल निकास की प्रणाली की जो व्यवस्था थी बहुत ही ज़्यादा बेहतर थी, ठीक है। अगला पॉइंट है, सड़कों और गलियों को लगभग ग्रिड पद्धति में बनाया गया था। यह एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। यहाँ पे आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आपको चित्र के माध्यम से समझाता हूँ ये क्या है ग्रिड पत्ती और समकोण। देखो, मान लो एक सड़क ये आ रही है और एक सड़क ये जा रही है, तो यहाँ पे बिल्कुल काटेगी, तो यहाँ देखो बिल्कुल समकोण है ना, बिल्कुल 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। तो इसे कहते हैं समकोण पर काटती थी, ठीक है। हड़प्पाई भवनों को देखकर ऐसा पता लगा है कि पहले यहाँ नालियों के साथ गलियां बनाई गई, ठीक है, और उसके बाद गलियों के अगल बगल मकान बनाए गए। जैसे आपको समझाता हूँ, देखो मान लो एक सड़क है, इसके बगल में नालियाँ थी, ठीक है, फिर इसके बगल में हमारा घर था, ठीक है। कुछ इस प्रकार से जो हड़प्पा सभ्यता में जल निकास प्रणाली की व्यवस्था करी गई थी। देखो, प्रत्येक घर का गंदा पानी जो है वो इन नालियों के जरिए बाहर चला जाता था। अब मानो कोई भी गंदा पानी वो घर में तो रहेगा नहीं, उसको बाहर तो जाना है, या तो मनुष्य लेके जाएगा या फिर ये नालियाँ लेके जाएंगी। तो नालियों के द्वारा जो है इन जो भी घर का गंदा पानी होता था वो बाहर चला जाता था। यह नालियाँ बाहर जाकर एक बड़े से नाले से मिल जाती थी, जिससे सारा जो पानी था वो नगर के बाहर चला जाता था, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये जल निकास प्रणाली समझ में आई होगी, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही ईजी है। अगला हमारा टॉपिक आता है गृह स्थापत्य कला, ठीक है। तो देखो, गृह मतलब होता है घर, स्थापत्य मतलब स्थापना करना, कला मतलब तरीका, ठीक है। तो देखो, मोहनजोदड़ो के निचले शहर में आवासीय भवन थे, ठीक है। आपने पढ़ा था मोहनजोदड़ो में दो प्रकार का था बस्ती, पहला हमारा था दुर्ग और दूसरा था हमारा निचला शहर, ठीक है, निचला शहर। तो जो निचला शहर था उसमें आवासीय भवन थे, जाहिर सी बात है वहाँ पे जो लोग, आवासीय भवन का मतलब है जहाँ पे लोग रहते हों। यहाँ के आवास में एक आंगन और उसके चारों ओर कमरे बने थे। एक आंगन था और उसके चारों तरफ कमरे बने हुए थे, ठीक है। आंगन खाना बनाने और कटाई करने का मत था। जाहिर सी बात है, खाना बनाने के लिए मान लो उस समय तो गैस वगैरह था नहीं, तो लकड़ी का प्रयोग करा जाता होगा, ठीक है। तो जो धुआं होता है खाना बनाते समय वो आंगन में इसलिए बनाया जाता है ताकि वो खुला रहता है और जो भी धुआं वगैरह है वो बाहर आसानी से जा सके। यहाँ एकांतता यानी प्राइवेसी का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। देखो, प्राइवेसी का मतलब क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। मान लो मान लो कि कोई एक व्यक्ति है ए नाम का, उसका कोई घर है, ठीक है। तो मतलब घर में जैसे खिड़की होती है तो खिड़की को बंद करके रखना था। प्राइवेसी का मतलब ये होता है कि कोई भी किसी व्यक्ति की पर्सनल चीज़ों को किसी व्यक्ति द्वारा ना देखना। मतलब मान लो कोई ये व्यक्ति है, इसकी पर्सनल बातें कोई दूसरा व्यक्ति ना देख पाए, इसको हम प्राइवेसी कहते हैं, ठीक है। देखो, यहाँ एकांतता यानी प्राइवेसी का बहुत ध्यान रखा जाता था। भूमि तल यानी ग्राउंड लेवल पर बनी दीवारों में खिड़कियां नहीं होती थी। जो ग्राउंड लेवल पर जितने मकान होते थे उस पर खिड़कियां नहीं होती थी, ताकि जो बाहर के लोग हैं, जो भी लोग हैं, वो ताक झांक ना कर सके, ठीक है। बहुत से लोगों को आदत होती है वो चलते चलते दूसरे घर में झांकते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे प्राइवेसी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया था, ठीक है। ये आपको समझना है। देखो, टॉपिक ये है गृह स्थापत्य कला। गृह मतलब घर, स्थापना मतलब स्थापना करना, कला मतलब घर किस प्रकार से स्थापित है उनके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप इंटरेस्ट लेके पढ़ो, बहुत ही ईजी चैप्टर है, बहुत ही आसान है, ठीक है। देखो, मुख्य द्वार से कोई घर के अंदर या आंगन को नहीं देख सकता था। कोई भी व्यक्ति जो मान लो बाहर का राहगीर है, कोई भी व्यक्ति है, वो मुख्य द्वार से, गेट को कुछ इस प्रकार से बनाया जाता था कि जो बाहर का व्यक्ति वो जो है वो घर आंगन किसी को भी ना देख सके, सिर्फ उसको गेट ही दिखे, ठीक है। हर घर में अपना एक स्नान घर होता था। जैसे जिस प्रकार आजकल मान लो फ्लैट वगैरह होते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर अलग अलग रूम होते हैं, उनके अंदर अलग अलग बाथरूम वगैरह होते हैं, ठीक है। ये तो आधुनिक समय की बात होगी, लेकिन बात चल रही है यहाँ पे आज से 5,000 साल पहले की, ठीक है। तो उस समय जो है स्नान का घर जो है वो हर एक कमरे में होता, ठीक है। यानी हर घर में अपना एक स्नान घर होता था, जिसमें ईंटों का फर्श होता था। जो फर्श है हमारा वो ईंटों से बना हुआ होता था, ठीक है। देखो, अगला पॉइंट, स्नान घर का पानी नाली के जरिए सड़क वाली नाली पर बहा दिया जाता था, ठीक है। स्नान घर का जो भी पानी था वो नाली के जरिए जो सड़क पे नाली थी उसको उसके ऊपर बहा दिया जाता था, ठीक है। मतलब मान लीजिए यहाँ पे स्नान घर का पानी है इकट्ठा हुआ, फिर उस पानी को जो सड़क वाली नाली है वहाँ पे बहा दिया जाता ताकि वो शहर से बाहर चला जाए। कुछ घरों में छत पर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनाई जाती थी। कुछ घर थे उसमें छत पर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनाई जाती थी। कुछ घरों में कुएं भी मिले हैं, ठीक है।
ये आपको समझते हुए चलना। देखो कुएं एक ऐसे कमरे में बनाए जाते थे जिसमें बाहर से आने वाले जो लोग हैं वो भी पानी पी सके। मतलब देखो कुएं को ना एक तरह से आप कह सकते हो सार्वजनिक बनाया जाता है, ठीक है, सार्वजनिक मतलब कोई भी व्यक्ति आकर के उसका लाभ उठा सके। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि मोहनजोदड़ो में कुओं की संख्या लगभग 700 थी। आपको ये बहुत ही रट लेना ये पॉइंट कि जो मोहनजोदड़ो स्थान है वहां पे जो कुओं की संख्या थी वो लगभग लगभग मैं कहूं तो 700 थी, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। देखो अगला टॉपिक आता है हमारा हड़प्पाई समाज में भिन्नता का अवलोकन। देखो समाज जो होता है, चाहे वो हड़प्पा सभ्यता की बात करें चाहे वो वर्तमान समय की बात करें, जो विभिन्नताएं होती है, जो भी भिन्नताएं होती है वो सभी समाज में पाई जाती है, ठीक है। आज के समय में मान लो कोई व्यक्ति अमीर है, कोई व्यक्ति कुछ ज्यादा ही अमीर है, कोई व्यक्ति गरीब है, कोई व्यक्ति कुछ ज्यादा ही गरीब है, और कोई व्यक्ति मध्यम वर्ग का है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आज वर्तमान समय में भी समाज में भिन्नता है, समाज एक रूप नहीं है, ठीक है। आप इस प्रकार समझ सकते हो, ठीक है। यानी कि जो समाज है उसमें भिन्नता शुरू से भी थी और अभी भी है, ठीक है। यानी अभी भी कुछ व्यक्ति गरीब है, कुछ व्यक्ति अमीर है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो। तो हड़प्पाई समाज में जो इतिहासकार थे, ठीक है, टॉपिक समझो, टॉपिक समझ जाओगे तो हिस्ट्री बहुत ईजी है। देखो हड़प्पाई जो समाज था उसमें जो इतिहासकार थे वो कैसे पहचानते थे कि लोग के अंदर क्या भिन्नता है, मतलब कौन से लोग समृद्ध है, कौन से लोग समृद्ध नहीं है, किस प्रकार से वो पता लगाते थे, वो हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो दो तरीका था, पहला समाधान, दूसरा विलासिता वस्तुओं की खोज। देखो समाधान का मतलब क्या होता है, अंतिम संस्कार की विधि, और विलासिता का मतलब होता है लग्जरी, मतलब ऐसी चीजें जिसके बिना काम चल सके। मान लो मनुष्य के पास सब चीज है, मान लो किसी व्यक्ति के पास गाड़ी है, नई नई गाड़ी खरीदा है, उसके 1 महीने बाद कोई नई गाड़ी लॉन्च होती है, फिर वो उसको खरीद रहा है, मतलब उसको आवश्यकता नहीं है उस गाड़ी की, उसके पास पहले से है, लेकिन फिर से वो खरीदे जा रहा है, खरीदे जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो अपने पैसे को खर्च कर रहा है, मतलब लग्जरी लाइफ जी रहा है। तो उसी को कहते हैं विलासिता वस्तुओं की खोज। तो इतिहासकारों ने इस प्रकार को कैसे अध्ययन करा करके सबको समझते हैं। देखो पहला है हमारा समाधान। देखो समाधान का अर्थ होता है अंतिम संस्कार की विधि, ठीक है। आप सभी को पता है समाधान का क्या अर्थ होता है, अंतिम संस्कार की विधि। देखो हड़प्पा सभ्यता में लोग व्यक्ति का जो अंतिम संस्कार है वो दफनाकर करते थे। ये आपको पॉइंट याद रखना, जो हड़प्पा सभ्यता थी उसमें जो व्यक्ति का जो अंतिम संस्कार था वो दफनाकर किया जाता था, ठीक है। देखो कई ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि कई कब्र की बनावट एक दूसरे से भिन्न है, ठीक है। कई कब्रों में ईंटों की चिनाई की गई थी, जो कई कब्र थे हमारे उसमें ईंटों की चिनाई की गई थी। कई कब्रों में मिट्टी के बर्तन तथा आभूषण भी दफनाए दिए जाते थे, ठीक है। मतलब कई कब्र थे उसमें मिट्टी के बर्तन तथा आभूषण भी दफना दिए जाते थे, ठीक है। शायद ये लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते हो, ठीक है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि देखो ये पॉइंट क्या था, कई कब्रों में ईंटों की चिनाई की गई थी, मतलब कोई कई जो कब्र मिले इतिहासकारों को उसमें ईंटों की चिनाई करी गई है। कई कब्रों में मिट्टी के जो बर्तन है तथा आभूषण भी दफना के दिए जाते थे, ठीक है। आप ही सोचो कोई कब्र में, आप तो दिमाग लगाओ, क्योंकि मान लो कोई कब्र है उसके अंदर जो लोग हैं हड़प्पाई लोग, वो मिट्टी के बर्तन और आभूषण क्यों दफनाते थे, इसलिए वो दफनाते थे शायद वो जो है पुनर्जन्म में विश्वास करते हो, सोचते हो कि जो व्यक्ति मर गया है वो दोबारा से जीवित होगा और उनको इस चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए वो पहले से दफना देते थे मिट्टी के बर्तन और आभूषण, ठीक है, कब्र में, ठीक है। पुनर्जन्म में विश्वास करते हो, ठीक है, ये सोच कर वो दफनाते थे कि मृत्यु के बाद जो है इन वस्तुओं का जो प्रयोग है वो किया जाएगा, ठीक है। वो लोग सोचते थे कि मृत्यु के बाद जो है, जो जिनकी मृत्यु हुई है वो मृत्यु के बाद पुनर्जन्म में मतलब विश्वास करते थे कि उनका फिर से जन्म होगा और उनको इस चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। अगला पॉइंट है पुरुष तथा महिला दोनों के कब्र से आभूषण मिला। आप ही सोचो, महिला के कब्र से मिलना तो चलो मिलना ही चाहिए, और पुरुष के कब्र से भी आभूषण मिले हैं। आभूषण मतलब वही श्रृंगार करने का सामान जो होता है। कुछ कब्रों में तांबे के दर्पण मिले हैं, मनके से बने आभूषण आदि मिले हैं, ठीक है। देखो हमारा अगला पॉइंट आता है मिस्र के विशाल पिरामिड हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे, ठीक है। जो मिस्र के जो विशाल पिरामिड थे वो हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे। इनमें से कई पिरामिड राजकीय समाधान थे। राजकीय समाधान मतलब ऐसा समाधान जहाँ पे जो राजा महाराजा के जो लोग हैं, यदि उनमें से कोई किसी की मृत्यु होती है तो उनका जो अंतिम संस्कार है वो यहाँ पर करा जाएगा। इनमें बड़ी मात्रा में धन संपत्ति दफनाई जाती है, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो राजा होंगे वो ज़्यादा धन संपत्ति जो है दफनाएंगे। इसे देखकर ऐसा लगता है कि हड़प्पा के निवासी मृतक हो जो मर गए हैं उनके साथ बहुमूल्य वस्तु नहीं दफनाते थे, ठीक है। मतलब उनके साथ ज़्यादा कीमती वस्तु नहीं दफनाते, ठीक है। तो इतिहासकार जो आप यहाँ पे समझो, इतिहासकार ने किस प्रकार से जो समाधान के जरिए समझा, उन्होंने देखा कि जो मिस्र की पिरामिड मिले हैं उसमें बहुत सारी धन संपत्ति है,
और जो हड़प्पा के मिले उसमें तो कुछ भी नहीं है, थोड़ा जो जरूरत की सामान है वही है। तो इस प्रकार उन्होंने देखा कि ये मिस्र के जो लोग थे वो अमीर थे और हड़प्पा के लोग, मतलब कुछ इस प्रकार से उन्होंने अंदाजा लगाया, विभिन्नता का समाज में भिन्नताओं का पहचान करा, ठीक है, मतलब समाज में किस प्रकार से विभिन्नता थी उसका पहचान करा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देखो अगला टॉपिक आता है हमारा विलासिता वस्तुओं की खोज, ठीक है, इसका अगला हमारा पॉइंट है विभिन्नता, किस प्रकार समाज के अंदर हम विभिन्नता पाते हैं, ठीक है, देखने का। विलासिता देखो मैंने आपको पहले बता दिया, यानी ऐसी वस्तु जिसके बगैर मनुष्य काम चल सके और उसको भी वो यूज कर रहा है, ठीक है, उसको कहते हैं विलासिता वस्तु, यानी लग्जरी वस्तु, ठीक है। पहले तो हम समझते हैं वस्तु के प्रकार। देखो वस्तु दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है हमारा उपयोगी वस्तु, मतलब रोटी कपड़ा मकान, और विलास वस्तु यानी कि जो अय्यासी की वस्तुएं हो, ठीक है, जिसके बगैर मनुष्य का काम चल सके उसको हम विलास वस्तु कहते हैं। और समझते हैं, देखो उपयोगी वस्तु क्या है आप सभी को पता है। देखो उपयोगी वस्तुएं वह होती है जो रोजमर्रा में उपयोग में लाई जाती है, ठीक है, मतलब जो डेली लाइफ में यूज होती है उसको हम उपयोगी वस्तु कहते हैं। जैसे चक्कियां, मिट्टी के बर्तन और सुई आदि, ये सब जो है ये उपयोगी वस्तु में आता है। यह वस्तु पत्थर या मिट्टी जैसी सामान्य पदार्थों से बनाई जाती थी। आप समझो कोई वस्तु उपयोगी है तो उसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा क्योंकि वो सामान्य पदार्थों से बन जाती थी। यह वस्तुएं आसानी से उपलब्ध थी, हर जगह मिट्टी सब जगह उपलब्ध था, हर चीज उपलब्ध था आसानी से, ठीक है, उपयोगी की वस्तुओं में। अगला था हमारा विलास वस्तु, विलास यानी लग्जरी वस्तु, ठीक है। देखो देखो मैं आपको पहले चित्र बताता हूँ यहाँ पे ताकि सुनो। देखो इतिहासकारों को एक फयांस से बना एक पात्र मिला। देखो फयांस जो है ना उसको बहुत ही महंगा माना गया है, तो पात्र मतलब बर्तन होता है, ठीक है, तो एक फयांस से बना एक बर्तन मिला है जो कि बहुत ही ज़्यादा महंगा है, जिसको आम जनता जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकती, खरीद नहीं सकती, ठीक है। जैसे आज के समय में मान लो कोई गाड़ी महंगी है तो उसको क्या आम जनता खरीद पाएगी? नहीं खरीद पाएगी। तो उस समय में गाड़ियाँ थी नहीं, मोबाइल था नहीं, उस समय में क्या था, वही मिट्टी के बर्तन, कुछ धातु वगैरह थे, तो उन्हीं 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 का जो तुलना है वो इतिहासकारों ने कराया। समझते हैं इसके बारे में। देखो ऐसी वस्तुएं जो आसानी से स्थानीय स्तर मतलब लोकल स्तर पर उपलब्ध ना हो, महंगी तथा दुर्लभ हो, ऐसी वस्तुओं को विलास की वस्तु कहते हैं, ठीक है। जैसे फायांस के पात्र, मैंने आपको बताया फायांस का एक बर्तन है। फायांस के पात्र जो थे वो कीमती थे क्योंकि इन्हें बनाना कठिन था। भाई कोई चीज़ कीमती है उसको क्यों कीमती है? मान लो एक मोबाइल तो है 6,000 रुपये वाला, एक मोबाइल है आईफोन, तो आईफोन जो है वो कीमती क्यों है? उसके अंदर फैसिलिटी वगैरह है, अच्छे कैमरा है, हर चीज़, मतलब उसकी जो खूबियाँ हैं, तभी इसी अपने खूबियों के कारण तो वो कीमती है ना। तो उसी प्रकार जो फायांस का पात्र था वो कीमती था क्योंकि उसको बनाना बहुत ही ज़्यादा मेहनती का, बहुत ही कठिन था। अब किस प्रकार से बनता था उसकी समझ। देखो इसको बनाने के लिए घिसी रेत, रंग, चिपचिपा पदार्थ, इन सभी को मिश्रण करके इनको पका कर, यानी इन देखो घिसी रेत, रंग, चिपचिपा पदार्थ के मिश्रण में पकाकर बनाया जाता था, ठीक है। ऐसे महंगे दुर्लभ पदार्थों से बनी वस्तुएं मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी बस्तियों से मिली है। आप सोचो मोहनजोदड़ो से मिल रही है और हड़प्पा से मिली है, यानी कि ये जो दो केंद्र थे ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे हड़प्पा सभ्यता में, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ यहाँ पे। देखो हड़प्पा सभ्यता में यदि आपसे पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण केंद्र कौन थे, तो आपको सबसे पहले बताना हड़प्पा था और मोहनजोदड़ो था, ठीक है। ये दो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण केंद्र थे। देखो छोटी बस्तियों में बहुत कम मिलती है। आप बताओ छोटी बस्तियों में थोड़ी ना फायांस का पात्र मिलेगा। जैसे मान लो आप गांव में चले जाओ तो गांव में आपको थोड़ा कार मिलेगा, यदि आप शहर की तरफ आओगे तो गाड़ी बहुत सारी मिलेगी। तो यही है जिस प्रकार देखो आप आज के समाज को और इतिहास जो हिस्ट्री है उसके समाज को जोड़ो, अगर आप जोड़ जोड़ के पढ़ोगे ना तो आधे से ज़्यादा चीज़ तो आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। हिस्ट्री है इसमें आप समझ सकते हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान सब्जेक्ट है। बस आपको इंटरेस्ट होना चाहिए आपके अंदर पढ़ने का। देखो इंटरेस्ट का मतलब पता है क्या है? जैसे आप इच्छुक बनो कि विलास वस्तु क्या थी, आप जानो कि हाँ भाई क्या है ये विलास, ये फायांस का बना पात्र क्या है, ये इसका कैसे बनता है, ये आप इच्छुक बनोगे ना तो आपको इजीली समझ में आएगा और आपके मार्क्स भी बहुत ज़्यादा बढ़िया आएंगे। देखो अगला पॉइंट आता है हमारा, सोना भी दुर्लभ था, शायद आज की जैसा ही महंगा रहा होगा, ठीक है। इतिहासकारों ने ऐसा अनुमान लगाया कि जो सोना है जिस प्रकार आज के समय में बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ है, बहुत ज़्यादा कीमती है, तो उसी प्रकार सोना जो है आज से लगभग 5,000 साल पहले भी कीमती होगा। तो ये दो तरीके थे जिस तरीके से इतिहासकारों ने पता लगाया कि हड़प्पाई जो समाज है उसमें भिन्नता थी या नहीं थी। तो जाहिर सी बात है भिन्नता थी। देखो अगला टॉपिक आता है हमारा शिल्प उत्पादन, ठीक है। देखो शिल्प उत्पादन का मतलब क्या होता है? कुछ क्रिएटिविटी, कुछ नया उत्पाद करना, ठीक है। देखो पॉइंट हमारा पहला है चनहुद्रो नामक स्थान जो वर्तमान समय में पाकिस्तान में, एक चनहुद्रो नाम का स्थान है जो वर्तमान समय में मैप पे आप देखोगे तो यहाँ पाकिस्तान की तरफ आपको मिलेगा।
शिल्प उत्पादन का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण केंद्र था। देखो आपको मैं बता दूं 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कई बार कि जो शिल्प, देखो आपसे 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो शिल्प उत्पादन है इसका महत्वपूर्ण केंद्र क्या था। तो आपको याद रखना चन्हुद्रो, जो कहाँ पे है तो वर्तमान समय में पाकिस्तान में। देखो शिल्प कार्य क्या है, मनके बनाना, शंख की कटाई करना, धातु कार्य, मोहर, धातु का कार्य हो गया, मोहर निर्माण हो गया, बाट बनाना, ठीक है। तो ये कुछ हमारे शिल्प कार्य हो जाते हैं, ठीक है। देखो मनकों का निर्माण विभिन्न प्रकार के पदार्थों से किया जाता है। मनके हैं, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, बहुत ही ज्यादा बेसिक, देखो आपको बताता हूँ। देखो चैप्टर का नाम ही क्या है, ईंटे, मनके तथा अस्थियां, ठीक है। तो इस चैप्टर का नाम देखो, ईंटे हैं, मनके हैं और अस्थियां हैं, ठीक है। तो देखो ये क्या है, मैं आपको ये बताता हूँ। देखो हड़प्पा सभ्यता की हम बात कर रहे हैं, तो देखो हड़प्पा सभ्यता के दौरान जब हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई तो ये सारे साक्ष्य मिले थे, ईंटें मिली खुदाई के दौरान, मनके मिले, अस्थियां मिली, तो इसलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। मतलब हड़प्पा इसलिए चैप्टर का नाम ईंटे, मनके तथा अस्थियां रखा गया है, ठीक है, ये आप समझ सकते हो। ये कुछ साक्ष्य थे जो हड़प्पा सभ्यता खोज के दौरान मिले। देखो मनकों का जो निर्माण था वो विभिन्न प्रकार के पदार्थों से किया जाता था। अब मनके होती क्या है, बहुत सारे बच्चे को ये कंफ्यूजन होगा। देखो मनके यानी मोती, जैसे आज के समय में जो माला में जो मोती लगती है व्हाइट व्हाइट कोई भी कलर की मोती, तो उसको मनके कहते हैं, ठीक है। देखो कार्लेनियन सुंदर रंग, लाल रंग का, ठीक है, जो कॉर्लेनियन था वो सुंदर लाल रंग का, ठीक है। जैस्पर, देखो पदार्थ की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, बहुत सारे पदार्थों से मनके बनाए जाते थे। पहला हमारा है सुंदर लाल रंग का कार्लेनियन, ठीक है। कार्लेनियन जो था वो सुंदर लाल रंग का था। जैस्पर, स्टाफिक, क्वार्ट्ज, सेल खड़ी, और धातु हमारा जो था वो सोना, तांबा, कांसा, ठीक है। सोना था, तांबा था, और कांसा जो होता है वो दो चीजों से मिलकर बनता है, तांबा प्लस टीन से, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि हड़प्पा काल में, हड़प्पा सभ्यता में जो लोहे का खोज है वो नहीं हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। देखो अगला पॉइंट है शंख फायांस की पक्की मिट्टी से बनाया जाता है, ठीक है। शंख से भी बनाए गए कहीं मनके, ठीक है, फायांस की पक्की मिट्टी से भी बनाए गए, ठीक है। इन सभी का प्रयोग मनके बनाने में किया जाता है, ठीक है। देखो यानी कि इन सभी का प्रयोग करके मनके बनाए जाते थे। देखो आगे समझते हैं हम शिल्प उत्पादन के बारे में। देखो बहुत ही मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, आपको बिल्कुल ध्यान समझना है, ठीक है। देखो कुछ मनके दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में जोड़कर बनाए जाते थे। देखो कुछ मनके थे ना, वो दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में जोड़कर बनाए जाते थे, ठीक है। यह मनके कई आकार के हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो गोल ही होंगे, जैसे चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, ढोलाकार और खंडित, ठीक है, खंडित आदि। देखो इन मनकों पर चित्रकारी करके इन्हें सजाया जाता था, ठीक है। यानी कि जो ये मनके थे इनके ऊपर एक चित्रकारी करते थे इनको सजाने के लिए। मनके बनाने में विभिन्न पदार्थों का इस्तेमाल होता था, मैंने आपको पहले बताया बहुत सारे पदार्थों का इस्तेमाल होता था। इन्हीं पदार्थों के अनुसार इनको बनाने की तकनीक में भी बदलाव किया जाता है। मान लो कोई पदार्थ आसानी से बन जाता है, जैसे मान लो आप चट नामक पत्थर, ठीक है, चट जो पत्थर है वो बहुत ही ज़्यादा मुलायम होता है, वो आसानी से कट फट जाता है, ठीक है। तो कोई यदि आसान बनाना है, आसान बाट वगैरह का प्रयोग जो है चट नामक पत्थर से किया जाता है, ठीक है। चट नामक जो पत्थर है उसे बाट बनाया जाता था, ठीक है। यानी कि जो पदार्थ है उसके अनुसार जो है उपकरण का प्रयोग किया जाता है। मान लो कोई सख्त पदार्थ है तो उसके अनुसार जो है बहुत ही बड़ा उपकरण लगेगा, ठीक है। जैसे सेल खड़ी एक मुलायम पत्थर है, ठीक है, सेल खड़ी जो है एक मुलायम पत्थर है, ठीक है। सॉरी मैंने आपको बाट बता दिया, बाट एक चट नामक पत्थर से बनाया जाता था, वो अलग चीज़ है। जो मुलायम पत्थर था, सेल खड़ी मुलायम नहीं था, मुलायम पत्थर जो था हमारा वो सेल खड़ी था, ठीक है। चट जो है वो मुलायम पत्थर नहीं था, और जो ये हमारा सेल खड़ी है ये एक मुलायम पत्थर, ठीक है। यानी जो सेल खड़ी है यह एक मुलायम पत्थर था जो आसानी से उपयोग में लाया जा सकता था, ठीक है, जो आसानी से हम इसका उपयोग कर सकते थे। कुछ मनके ऐसे भी मिले हैं जिन्हें सेल खड़ी के चूर्ण, यानी उसका जो चूरा बच जाता है, मान लो कोई हमने एक मनका बनाया, उसके जो पार्ट्स काटते छाटते हैं उसमें जो टुकड़े बचे, तो उसके चूर्ण को एक सांचे में डालकर और उनको बनाते रहे, ठीक है। यानी कि उसके जो चूर्ण, सेल खड़ी के चूर्ण को सांचे में ढालकर बनाया गया था। इससे विभिन्न आकार के मनके बनाए जा सकते थे, ठीक है। तो ये कुछ शिल्प उत्पादन के बारे में था, जब बहुत ही ईजी है तो आप समझ सकते हैं। तो आगे है शिल्प उत्पादन के बारे में। ये जो कार्लेनियन का लाल रंग जो है वो पीले रंग के कच्चे माल को आग में पकाने से प्राप्त होता है, ठीक है। जो कार्लेनियन का जो पत्थर था वो लाल रंग का था, तो उसको वो जो रंग है लाल रंग, वो तो सीधे था नहीं, तो उसको प्राप्त करने के लिए पीले रंग का जो कच्चा माल था उसको आग में पकाने के बाद
जो ये लाल रंग का जो काले रंग का पत्थर है वो मिलता था। ठीक है, मनके को बनाने में घिसाई, पॉलिश और छेद करने की प्रक्रिया से ये पूरे होते थे। मतलब मनके तो मान लो बना लिए, फिर इसको घिसाई करना पड़ता था, पॉलिश करना पड़ता था और इसके अंदर छेद करना पड़ता था ताकि इसमें धागा डाल सके। ठीक है, लोथल, चनहुद्रो, धोलावीरा से छेद करने के उपकरण मिले हैं। ठीक है, ये जो स्थान है लोथल, चनहुद्रो, धोलावीरा, यहाँ से छेद करने के उपकरण मिले हैं। नागेश्वर और बालाकोट दोनों बस्तियां समुद्र तट के समीप है, यानी उसके पास है, समुद्र तट के पास है। यहाँ संघ की वस्तुएं, यहाँ जो है संघ की वस्तु, चूड़ियाँ, करछियाँ तथा पच्चीकारी यानी डिजाइन बनाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे ये मिले। यहाँ से निर्मित वस्तुओं को दूसरी बस्तियों तक ले जाया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, यानी कि आप समझो कि देखो यहाँ से जो भी वस्तु को जिनका निर्माण हो चुका है, ठीक है, तो उनको दूसरी बस्तियों तक ले जाता था। अब क्यों कोई वस्तु मान लो जिसका निर्माण हो गया है, उसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों ले जाएंगे? व्यापार के लिए ले जाएंगे ना, सीधी बात हम क्यों ले जाएंगे? तो व्यापार के लिए ले जाएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हड़प्पा जो सभ्यता है उसका व्यापार अन्य सभ्यताओं से करा जाता था। ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, अन्य सभ्यताओं में आप मान सकते हो हड़प्पा सभ्यता का व्यापार, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, बहुत सारे दूर दूर तक हड़प्पा सभ्यता का व्यापार करा जाता था। ठीक है, तो अगला टॉपिक हमारा इतिहासकारों द्वारा उत्पादन केंद्रों की पहचान, यानी कि जो इतिहासकार थे उन्होंने उत्पादन केंद्र, उत्पादन का मतलब क्या होता है? जहाँ पे किसी चीज़ का निर्माण करा जाए, उसकी पहचान कैसे करते थे? ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है, क्योंकि आज से आप मान लो 5000 साल पहले ना तो कोई व्यक्ति था, ना तो कोई इतिहासकार था, तो वो कैसे पता लगाते हैं? तो वो सबूत देखते हैं, एविडेंस देखते हैं कि हाँ ऐसा होता होगा, अनुमान लगाते हैं। ठीक है, उनको साक्षी मिलता है तो वो साक्ष्य के अनुसार ही अनुमान लगाते हैं। ठीक है, तो इसको समझते हैं क्या है ये। देखो, जिन स्थानों पर शिल्प उत्पादन का कार्य होता था, जाहिर सी बात है जहाँ पर शिल्प उत्पादन का कार्य होगा वहाँ कच्चा माल का प्रयोग भी किया जाएगा और त्यागी गई वस्तुओं का कूड़ा करकट मिला है। इससे इतिहासकार अनुमान लगा लेते हैं कि इन स्थानों से शिल्प उत्पादन का कार्य होता था। यानी कि जो समझो आप, जो स्थान है वहाँ पे शिल्प उत्पादन कार्य होता था, वहाँ पे जो कच्चा माल है और जो त्यागी गई वस्तु है और जो कूड़ा करकट है वस्तुओं का, ठीक है, त्यागी जो वस्तु है उसका जो कूड़ा करकट है वो वहीं पे उत्पादन स्थल पर फेंक दिया जाता था। ठीक है, तो इससे जो इतिहासकार है वो अनुमान लगाते थे कि यहाँ पे इस चीज़ का निर्माण किया जाता होगा। मान लो किसी मनके को जो त्यागा गया है उसको फेंक दिया वहीं पर। ठीक है, तो जब खुदाई करी गई तो वहाँ पे इतिहासकारों को मनके मिला, तो मनके को मिला तो इतिहासकारों ने अनुमान लगाया कि हाँ इस प्रकार के मनके बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आप ये समझ लो। ठीक है, आप इतना ध्यान रखना कि आज से लगभग 5000 साल पहले की बात चल रही है, तो उस समय ना तो इतिहासकार थे ना कोई व्यक्ति था। ठीक है, मतलब इतना साल पहले तो कोई था नहीं वहाँ पर जो देखेगा और बताएगा, तो इतिहासकार जो है सबूत यानी एविडेंस के तौर पर ही बताते हैं। देखो, पुरातत्वविद सामान्यतः पत्थर के जो टुकड़े होते हैं, शंख होता है, तांबा होता है, अयस्क होता है, जैसे कच्चे माल जो होते हैं, शिल्पकारी के औजार हो गए, हमारे अपूर्ण वस्तुएं हो गई, त्याग दिया गया माल, कूड़ा करकट ढूंढते हैं। उनके लिए बहुत ज़्यादा खजाना होता है कूड़ा करकट। उन कूड़ा करकट के कारण ही उनको पता चल पाता है कि यहाँ पे क्या उत्पादन होता था, कैसे लोग रहते थे, क्या कार्य होता था। ठीक है, इनसे निर्माण स्थल तथा निर्माण कार्यों की जानकारी प्राप्त हो जाती है इतिहासकारों को। ठीक है, आगे समझते हैं। यदि वस्तुओं के निर्माण के लिए शंख जो है तथा पत्थर को काटा जाता है, ठीक है, मान लो कोई वस्तु है उसको निर्माण करना है, शंख, उसके लिए हम शंख को काटेंगे तथा पत्थर को काटेंगे, तो इनके टुकड़े जो है कूड़े के रूप में उत्पादन स्थल पर ही फेंक दिए जाते थे। कभी कभी बेकार टुकड़े को छोटे आकार की वस्तु बनाने में इस्तेमाल कर लिया जाता था। मान लो कोई टुकड़ा है, मान लो एक बड़ा सा शंख है, ये कोई पत्थर मान लो आप, उससे मान लो इतिहासकारों ने मनके बनाए, वो जो लोग हैं हड़प्पा समाज के लोग, उन्होंने मनके बनाए और जो छोटे टुकड़े बचे उन जो छोटे टुकड़े थे उनसे उन्होंने कुछ और बना लिया। तो इस प्रकार से प्रयोग छोटे टुकड़े से उन्होंने मान लो छोटे मनके बना लिए। ठीक है, देखो, लेकिन जो अति सूक्ष्म मतलब बहुत ज़्यादा छोटे पत्थर के टुकड़े होते थे उनका उपयोग नहीं हो पाता था। मान लो बिल्कुल एक पॉइंट इतना छोटा टुकड़ा हो जाएगा तो उसका प्रयोग तो हो ही नहीं पाएगा, जिस कारण उसे कार्यस्थल पर ही छोड़ दिया जाता था। यह टुकड़े पुरातत्वविदों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते थे, क्योंकि इन टुकड़ों के आधार पर ही उनको ये पता चल जाता था कि यहाँ पे खोज हुई है, यहाँ पे क्या बनता था, क्या नहीं बनता था, कौन सा पदार्थ का निर्माण होता था, कैसा होता था, वो सब तो ये कूड़ा करकट के द्वारा ही इतिहासकारों को पता चलता था कि मान लो कोई भी कूड़ा करकट है, कोई भी पदार्थ जो कूड़ा करकट में फेंक दिया गया, उसके द्वारा ही इतिहासकारों को पता चल पाता था। देखो, अगला टॉपिक आता है हमारा शिल्प उत्पादन में कच्चे माल की प्राप्ति। देखो, शिल्प उत्पादन आपने पढ़ा कि मनके बनाना, बाट बनाना, ये सब जो है शिल्प उत्पादन में आता है।
तो इसमें कच्चा माल तो चाहिए होगा। मान लो आज के समय मान लो आपको चीनी बनाना है, वर्तमान समय की बात कर रहा हूँ, चीनी बनाना है, क्या बनाना है, चीनी। तो उसके लिए कच्चा माल क्या है, गन्ना। तो आपको गन्ना चाहिए होगा, ठीक है। तो उसी प्रकार जो शिल्प उत्पादन था उसमें जो कच्चा माल चाहिए था, जो लोग थे जो उत्पादन करते थे, तो उसमें क्या था, जो पहला हमारा स्थानीय स्तर पर, यानी जो कच्चा माल था वो दो तरीके से मिलता था। पहला था हमारा स्थानीय यानी लोकल इलाके में मिल जाता था, और दूसरा था हमारा दूर से लाई जाने वाली वस्तु। मान लो कोई पदार्थ है जो यहाँ पे नहीं है तो उसको दूर से भी लाया जाता था, ठीक है। अब इन दोनों को पढ़ते हैं, क्या है समझते हैं। देखो, शिल्प उत्पादन के लिए कई प्रकार के कच्चे माल का इस्तेमाल होता था, आपको मैंने पहले ही बता रखा है। कुछ पदार्थ स्थानीय स्तर पर यानी लोकल इलाके पर मिल जाते थे, जैसे मिट्टी, मिट्टी तो कहीं मिल जाएगी। कुछ पदार्थ बाहर से मंगाए जाते थे, जैसे पत्थर हो गए, कुछ विशेष जो विशेष किस्म के जो पत्थर होते हैं उसको बाहर से मंगाते थे, लकड़ी हो गया या कोई धातु हो गया, ठीक है। देखो, उप महाद्वीप तथा उसके आगे से आने वाला माल, ठीक है, ये आपका एनसीईआरटी का टॉपिक है। देखो, मैंने जो आपके लिए ये स्लाइड बनाया है, ये पूरा आपका एनसीईआरटी बुक को मद्देनजर देखते हुए बनाया, यानी कि आपके एनसीईआरटी की बुक में देखा है, उसी के अकॉर्डिंग आपका इस पूरा चैप्टर है, ठीक है। यदि मैं आपको अभी एक चीज़ गारंटी देता हूँ, यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो ना, तो आप जब एनसीईआरटी को पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल इजी में पूरा बुक आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपको लगेगा नहीं, आपको लगेगा हाँ ये चीज़ मैंने पढ़ रखा है, ये चीज़ मैंने पढ़ रखा है, ये चीज़ मैंने पढ़ रखा है, ठीक है। मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा इजी एक्सप्लेनेशन के साथ, मतलब बहुत ही ज़्यादा आसान भाषा में समझाने का प्रयास करा है। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, इसको समझते ही क्या है। तो देखो, उप महाद्वीप तथा उसके आगे से आने वाला माल, ठीक है। तो देखो, हड़प्पावासी शिल्प उत्पादन के लिए कच्चा माल प्राप्त करने के कई तरीके अपनाते थे। नागेश्वर और बालाकोट से शंख मिल जाता था। नागेश्वर जो था स्थान हमारा, और बालाकोट था, तो वहां से शंख मिल जाता था, ठीक है। आपको स्थान जो याद रखना है, वन जो आपका मैप का क्वेश्चन होगा और जो 1 मार्क्स का एमसीक्यू क्वेश्चन आता है, उसमें आपसे पूछ सकते हैं कि जो शंख है वो कहाँ से मिलता था। आपको ऑप्शन दे देंगे, नागेश्वर, कुछ अलग ऑप्शन दे देंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। अफगानिस्तान में सोतुगई से नीले रंग का, अफगानिस्तान में एक जगह है, वहां पे एक सोतुगई, अफगानिस्तान में एक सोतुगई जगह है, वहां से नीले रंग का लाजवड़ मणि मिल जाता था। लोथल से कॉर्लेलियन पत्थर मिलता था। सेलखड़ी दक्षिण राजस्थान और उत्तरी गुजरात से मिलता था। राजस्थान के खेजड़ी से तांबा, दक्षिण भारत से सोना मिल जाता था, ठीक है। ये आप कुछ स्थान याद रखने 1 मार्क्स में और मैप में आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। देखो, अगला टॉपिक आता है हमारा सुदूर क्षेत्रों से संपर्क। देखो, सुदूर यानी दूर के क्षेत्र, उससे संपर्क जो है इतिहासकार कैसे बनाते थे, यानी देखो आपको समझाता हूँ मैं यहाँ पे। देखो, मैंने आपको ना हर एक चीज़ बिल्कुल बारीकी से समझाने का प्रयास किया, बिल्कुल इतना आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया है कि आप सोच ही नहीं सकते, बिल्कुल आसान से भी आसान। देखो, सुदूर क्षेत्रों से संपर्क, मैं इसको भी आपको समझाता हूँ। देखो, सुदूर यानी कि बहुत ज़्यादा दूर के क्षेत्र, और इससे संपर्क किस प्रकार से जो है हड़प्पा वासी बनाते थे उसको हम समझ, ठीक है। तो देखो, हम बात करते हैं आधुनिक समय की। देखो, मैंने आपको क्या था शुरुआत में कहा था कि आप इतिहास को जब पढ़ रहे होते हो ना, तो आप खास करके जब आप प्राचीन इतिहास को पढ़ते हो, तो आप आधुनिक समय को आप ले लो कि अभी क्या चल रहा है, तो आपको और समझ में आएगा। देखो, आज के समय में संपर्क क्या है, मान लो आपका कोई दोस्त है, वो मान लो गुजरात में रहता है, या मान लो कहीं भी रहता है, मान लो विदेश में रहता है, कोई भी देश में रहता है, ठीक है। तो आपको मान लो उससे संपर्क करना है, उससे कोई काम है, तो आप उसके पास चल के तो जाओ, उसके पास जाओगे तो नहीं, ठीक है। क्या करोगे आप, सीधे आप फोन निकालोगे, उसको फोन करोगे और सीधे बात कर लोगे। तो कहीं ना कहीं जो आधुनिक समय है उसमें जो संपर्क के साधन है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। लेकिन आप ही सोचो कि आज से 5,000 साल पहले क्या ऐसी व्यवस्था थी, तो वैसा आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं थी, ठीक है। तो उस समय में क्या व्यवस्था थी, किस प्रकार से लोग जो है हड़प्पा वासी जो है वो अपने से दूर के क्षेत्रों से संपर्क बनाते थे, उनको हमें पढ़ना है, ठीक है। देखो, हाल के कुछ वर्षों में पुरातात्विक खोज से यह ज्ञात हुआ है कि तांबा और तथा हड़प्पाई पुरा वस्तु जो है, दोनों में निकल के अंश मिले। एक निकल एक धातु होता है, उसके अंश मिले, ठीक है, किसमें, तांबा और हड़प्पाई पुरा वस्तु में। देखो, अगला पॉइंट हमारा एक हड़प्पाई मर्तबान। जो एक हड़प्पाई मर्तबान, इसको मैं आगे बताऊंगा आपको। देखो, एक हड़प्पाई मर्तबान था जिसके ऊपर काली मिट्टी की एक मोटी परत चढ़ी थी, काली मिट्टी की एक मोटी सी परत चढ़ी हुई थी, और ये ओमान से प्राप्त हुई थी, एक ओमान से प्राप्त हुई थी। देखो, मेसोपोटामिया जो है, ये आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, ये आपका टॉपिक होगा पहले पहले चैप्टर का ही है, लेखन कला और शहरी जीवन का। उसमें आपका इस सभ्यता के बारे में जिक्र आता है, ठीक है। मेसोपोटामिया के लेख में मगान शब्द का शब्द था, ठीक है। मेसोपोटामिया के जो लेख मिले उसमें मगान शब्द लिखा हुआ था। तो मगान शब्द का जो अर्थ होता है संभवतः, मगान संभवतः ओमान के लिए प्रयुक्त नाम किया जाता है, ठीक है। यानी कि जो हड़प्पा वासी थे वो तो ओमान कहते थे, लेकिन जो मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो मगान को ही
ओमान को ही मगान कहते थे, ठीक है। देखो लंबी दूरी के संपर्क में अन्य पुरातात्विक खोज में हड़प्पा की मोहर, बाट तथा मन के मिले, ठीक है। मतलब आप समझ लो कि खोज कैसे हुई कि मतलब मान लो एक देश है, मान लो पाकिस्तान है और भारत है, और इधर मान लो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, तो हड़प्पा सभ्यता की मोहर पाकिस्तान में मिल गई, ये मेसोपोटामिया में मिल गई, मिस्र की सभ्यता में मिल गई। तो मोहर का मिलना क्या है, तो कहीं ना कहीं इन लोगों के बीच संपर्क था, व्यापार था। इस प्रकार से आप समझ सकते हो। मान लो कि चाइना का सामान इंडिया में बिक रहा है, हर जगह आपको मिल जाएगा, तो क्या है, तो विदेश का सामान यहाँ पे आ रहा है, तो कहीं ना कहीं व्यापार हो रहा है ना। तो ऐसे ही समझो। तो यार मैंने आपको पहले कहा था, आधुनिक समय से आप जोड़ोगे तो बिल्कुल आसान हिस्ट्री है, ज़्यादा मुश्किल नहीं, बिल्कुल आसान है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, बहुत ईजी मैंने आपको बताया। देखो अगला है हमारा मुहर और मुद्रांकन, ठीक है। देखो मुहर का मतलब क्या होता है, जिसको इंग्लिश में सील भी कहते हैं। जिस प्रकार मान लो आपके स्कूल में मुहर होगा, कंपनी में मुहर होता है, हर जगह मुहर, सरकारी कार्य में मुहर लगता है, ठीक है। तो हड़प्पा एक मुहर है, आपके सामने चित्र आप देख पा रहे हो, ये हड़प्पा की मुहर है, ठीक है। और मुहर क्या था और मुद्रांकन यानी कि किस प्रकार से जो सीलिंग वगैरह की जाती थी, मतलब किस प्रकार से छापा जाता था, उसको समझते हैं और इसका महत्व क्या था वो समझते हैं। देखो मुहर और मुद्रांकन, ठीक है, मुद्रांकन, ठीक है, मुहर और मुद्रांकन इसको समझते हैं। देखो मुहर और मुद्रांकन का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्क को आसान बनाने के लिए होता था, ठीक है। मान लो कोई 1,000 या 10,000 किलोमीटर का कोई दूरी है, उसको आसान बनाने के लिए मुहर का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। उदाहरण के लिए मान लो किसी सामान से भरे थैले को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब भेजा जाता था, तो उसकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाता था, ठीक है। उसकी जो सुरक्षा था उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता था। थैले के मुख को रस्सी से बांध दिया जाता था, ठीक है, और उसके मुख पर थोड़ी सी गीली मिट्टी को जमा कर उस पर मुहर को दबाया जाता है, ठीक। मैं आपको समझाता हूँ। देखो देखो जिस प्रकार आज के समय में क्या होता है कि सील पैक कर देते हैं। मान लो यदि आप कोई सामान को ट्रेन से बिहार भेज रहे हो, कहीं भी भेज रहे हो किसी स्टेट में, तो क्या होता है कि सील उसको पैक कर देते हैं और सील लगाते हैं। यदि वो सील ठीक है तो आपका सामान में कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है, और मान लो वो सील किसी ने तोड़ दिया और फिर दोबारा से लगा दिया, तो कहीं ना कहीं आपका सामान में छेड़छाड़ हुआ है। तो आज से 5,000 साल पहले भी यही चीज़ था कि जो हड़प्पा वासी थे वो मान लो कोई सामान है, कीमती सामान, तो उसको किस प्रकार सुरक्षित रखेंगे। तो वो क्या करते थे, जो मुख था, जो भी सामान है उसके मुख को बांध देते थे, और उसके बाद जो गीली मिट्टी है उसको जमा देते थे। क्योंकि उस समय मान लो नील वगैरह था नहीं, और जो स्टैम्प वगैरह वो था नहीं, क्योंकि आधुनिक समय में आजकल क्या स्टैम्प से निकालो मार दो कहीं भी स्टैम्प। और उस समय में क्या था, जो मिट्टी होता है ना, गीला मिट्टी, उस पर एक खुदरा सा मान लो मोहर होता है, मोहर पे डिजाइन बना होता है, मोहर को छाप देते थे, ठीक है। तो देखो गीली मिट्टी, उस पर गीली मिट्टी यानी कि देखो जिससे उस गीली मिट्टी पर मोहर की छाप पड़ जाती है। मान लो कि आप ट्राई कर सकते हो अपने घर पे भी, आप कोई गीला एक फर्श पे मिट्टी रखो, उसके ऊपर आप कोई कठोर सतह मान लो कोई भी चीज़ आप रख दो, तो उसकी छाप जो है वो उस मिट्टी में पड़ जाएगी। तो इस प्रकार से जो है मोहर को लगाया जाता था हड़प्पा समय में। लेकिन आज के समय में क्या है, स्टैम्प बन गए हैं, सीधे निकालो और सीधे लगा दो कहीं भी, ठीक है। तो ये है। यदि थैले अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने से पहले, यानी मान लो उसका जो उसका डेस्टिनेशन है जहाँ उसको पहुंचना है, मान लो उसको दिल्ली से बिहार पहुंचना है, ठीक है, आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आप ऐसा मान सकते हो कि मान लो उसको कहीं पहुंचना है, तो पहले उस पर बने जो मुहर है उसके निशान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। मान लो कोई व्यक्ति है, ए और बी व्यक्ति है, तो ए व्यक्ति ने सामान भेजा बी व्यक्ति, तो बी व्यक्ति है वो क्या करेगा, वो पहले देखेगा कि मुहर जो है वो सही है कि नहीं। और मुहर सही नहीं होगी तो उसको लगेगा कि हाँ मेरे साथ कुछ ना कुछ छेड़छाड़ हुआ है सामान के साथ, तो फिर उसको शक हो जाएगा। इस देखो नहीं पहुंच सकता था, इसका अर्थ होता है कि थैले के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। मान लो अगर कोई भी जो सील है, कोई भी जो सील लगा हुआ है उसको, अगर उसको कोई छेड़छाड़ नहीं पहुंचा, तो मतलब सामान जो बिल्कुल सेफली पहुंच चुका है। मुद्रांकन से जो है प्रेषक यानी जो भेजने वाला होता है उसका भी पहचान का पता लगता है, जो मुद्रांकन करता है। मान लो कि जैसे आपको समझाता हूँ मैं, जैसे मान लो स्कूल की मोहर अलग होती है। मान लो कोई स्कूल का आपको मोहर दिखता है, तो उससे आप स्कूल के बारे में पहचान सकते हो कि हाँ स्कूल क्या नाम क्या है, स्कूल कहाँ पे, तो आप पहचान सकते हो ना। तो ठीक उसी प्रकार जो भी भेजने वाले होते थे तो उनका नाम भी मोहर पे छपा होता था, ठीक है। तो ये था मोहर और मुद्रांकन, बहुत ही आसान था। अगला आता है हमारा हड़प्पाई लिपि। देखो लिपि एक होता है भाषा, एक होती है उसकी लिपि, ठीक है। जिस प्रकार मान लो हिंदी भाषा है तो उसकी लिपि क्या है, देवनागरी लिपि। लेकिन हड़प्पा सभ्यता की लिपि जो है वो है चित्रात्मक लिपि, ठीक है। तो एक चीज आपको बता दूं कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि को रहस्यमय लिपि कहा जाता है। मतलब इस लिपि को आज तक यानी वर्तमान समय तक पढ़ा नहीं जा सका। मान लो देवनागरी लिपि है तो उसको तो हम पढ़ सकते हैं, लेकिन हड़प्पाई लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका, ठीक है। तो समझते हैं। देखो हड़प्पाई लिपि चित्रात्मक लिपि थी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, 1 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है कि हड़प्पा लिपि कैसी थी, ठीक है। देखो ये वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देख लोगे ना, तो आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन और 5 जितने भी क्वेश्चन आपको चैप्टर बिल्कुल आसान समझ में आ जाएगा, ठीक है। वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मैंने मेहनत से बनाया है, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए ईजी समझाने का प्रयास किया है, बहुत ही ज़्यादा ईजी, आप सोच भी नहीं सकते इतना आसान समझा रहा हूँ।
देखो हड़प्पा जो लिपि थी वो चित्रात्मक थी, मतलब उसमें चित्र के माध्यम से दर्शाया गया था। और हिंदी भाषा की जो लिपि वो कैसी है, देवनागरी लिपि। मैंने आपको पहले कहा था कि आप आधुनिक समय को जोड़ो कि आज क्या चल रहा है और पहले क्या चल रहा है, बहुत ही आसान हिस्ट्री है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। देखो इस लिपि में चिन्हों की संख्या जो थी वो लगभग 375 से 400 के बीच में थी। मान लो देवनागरी लिपि है तो उसमें कितने अक्षर है, मान लो ज्यादा 30 40 50 इतने अक्षर होंगे ना, ज्यादा अक्षर तो होंगे नहीं। अब सोचो जहाँ पे अक्षरी यानी जो चिन्हों की जो संख्या वो 375 यानी 400 के करीब थी, तो सोच सकते हो कितनी बड़ी लिपि होगी वो। यह लिपि जो थी वो दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी, यानी कि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी, राइट टू लेफ्ट। लेकिन आज हमारी जो देवनागरी लिपि है हिंदी लिखी वो कैसे लिखते हैं हम, लेफ्ट टू राइट, ठीक है, यानी कि बाएं से दाएं लिखते हैं। लेकिन जो हड़प्पा सभ्यता में जो लिपि थी वो दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी, ठीक है। ये जो लिपि के बारे में क्वेश्चन है वो आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर आता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आप ये लिख सकते हो एग्जाम में, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। देखो अगला पॉइंट हमारा, हड़प्पाई लिपि एक रहस्यमय लिपि थी। रहस्यमय लिपि क्यों कहते हैं, इसका कारण क्या है वो समझते हैं। क्योंकि इस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका, मतलब ये जो हड़प्पाई लिपि है इसको हम आज तक नहीं पढ़ सके। देवनागरी लिपि हो गई हमारी हिंदी भाषा की, उसको हम पढ़ते हैं तो हम पढ़ सके उसको, लेकिन जो हड़प्पाई लिपि थी उसको आज तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए इसको एक रहस्यमय लिपि कहा गया है। देखो हड़प्पा की मोहरें जो थी तांबे के औजार, आभूषण तथा मृद भांड, मृद भांड का आप संधि विच्छेद करोगे तो देखो मृद मतलब मिट्टी, भांड मतलब होता है बर्तन, यानी मिट्टी के बर्तन में इस लिपि की लिखावट मिली, यानी जो मिट्टी के बर्तन थे उसमें ये जो चित्रात्मक लिपि है उसकी लिखावट मिली। आप देख सकते हो चित्रात्मक लिपि के जो कुछ लिपि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। देखो आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है, यदि मैं आपको ये देवनागरी लिपि लिख के दिखा दूँ क ख ग घ, तो आप समझ जाओगे हाँ ये का लिखा है, ये खा लिखा है, तो ये तो आपको समझ में आ रहा है। लेकिन ये लिपि आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा ना, इसलिए इसको एक रहस्यमय लिपि कहा गया है, क्योंकि आज तक इसको पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है। चलिए अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा बाट। देखो आज के समय में बाट है, उसका प्रयोग किस लिए करते हैं, सामान को तोलने के लिए, ठीक है। तो उस समय में बाट था, ठीक है। देखो बाट चट नामक पत्थर से बनाया जाता है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 1 मार्क्स के लिए, आपको याद रखना। जो बाट था वो एक चट नामक पत्थर से बनाया जाता था, ठीक है। छोटे बाटों का जो प्रयोग था वो आभूषणों, मनकों को तोलने के लिए किया जाता था। आप मान लो कोई मनके है, कोई आभूषण है, उसको क्या 1 किलो के बाट से तोलोगे आप, 5 ग्राम 1 ग्राम इसी बाट से तोलोगे ना, तो यही है। धातु से बने तराजू के पलड़े भी, यानी जो पलड़े होते हैं आप समझ सकते हो। इस एक पर देखो आपको समझाता हूँ, तराजू का इस प्रकार होता है, देखो इस प्रकार ऐसे होता है, ऐसे होता है, 2 पलड़े होते हैं, एक तरफ बाट रखते हैं एक तरफ सामान रखते हैं, उसको तोल देते हैं, बस हो गया। यह बाट देखने में बिल्कुल साधारण, बिल्कुल नॉर्मल से दिखते थे, इनमें किसी प्रकार का कोई निशान नहीं बनाया जाता था। जैसे मान लो आज के समय में जो बाट है उसमें लिखा होता है 1 kg 2 kg 3 kg, लेकिन उस समय में आप एक चित्र देख सकते हो, कोई भी निशान नहीं है, सिंपल इसमें बता रखा है, ठीक है। तो ये बाट के बारे में था। अब देखो हमारा अगला टॉपिक आता है हड़प्पा संस्कृति में शासन, ठीक है। अब देखो आप भी सोचो कि हड़प्पा सभ्यता जो थी वो इतनी बड़ी सभ्यता थी, तो क्या इस हड़प्पा सभ्यता में जो संस्कृति यानी हड़प्पा की जो संस्कृति है इसमें शासन होता होगा, तो इसके बारे में ये प्रश्न है, तो इसके बारे में समझते हैं, ठीक है। देखो हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार का शासन था, यानी जो हड़प्पा सभ्यता थी उसमें किस प्रकार का शासन था, इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त नहीं हुई, ठीक है। यानी हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार का शासन था उसके बारे में जो इतिहासकार है उनको ज़्यादा जानकारी नहीं मिली है। संभवतः जो है हड़प्पाई समाज में जिसका भी शासन रहा होगा उन्होंने जटिल फैसले लिए होंगे और उसको लागू भी किया होगा, ठीक है। यानी कि आप समझ सकते हो कि जिस किसी का भी शासन रहा होगा उसने बहुत ही ज़्यादा उसको टाइट से लागू किया होगा और बहुत ज़्यादा टाइट फैसले लिए होंगे, ठीक है, यार समझ सकते हो। क्योंकि मान लो इतनी बड़ी सभ्यता और इतनी विकसित सभ्यता, इसमें हर चीज़ एकदम प्लानिंग से, योजना से, हर चीज़ एकदम बढ़िया से, तो कहीं ना कहीं जो फैसले वो बढ़िया होंगे। इसलिए कहा गया है कि जो जो भी राजा होगा ना उसने जटिल फैसले लिए होंगे और उसको लागू भी करवाया होगा। देखो क्योंकि हड़प्पा की पूरी वस्तुओं, पूरा जो वस्तु है हड़प्पा की जो पूरा यानी प्राचीन वस्तुओं में एक रूपता दिखाई देती है। मतलब मान लो एक ईंट मिल गई यहाँ पे धोलावीरा से, एक ईंट मिल गई मांडा से, एक मिल गई आलमगिरीपुर से, एक ईंट आपको मिल गई सूट गैंगडोर से, एक ईंट आपको मिल गई अफगानिस्तान से। सब जगह जो ईंटों की समानता दिखती है, क्यों, क्योंकि एक ही सभ्यता थी, ठीक है, एक ही क्षेत्र में फैली हुई सभ्यता थी पूरा। उदाहरण के लिए मुहर, बाट, मनके तथा ईंट अलग अलग स्थान से मिले हैं, लेकिन सब में एक रूपता नहीं, सब में समानता दिखाई देती है। देखो अगला टॉपिक हमारा हड़प्पाई शासक को लेकर पुरातत्वविदों में मतभेद। यानी कि जो हड़प्पाई शासक थे उसको लेकर कुछ पुरातत्वविद यानी जो पुरा वस्तु की खोज करते हैं उनके बीच में कुछ मतभेद है। देखो पुरातत्वविद भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, उनकी जो विचार है उनको मतभेद के रूप में दर्शाया गया है, तो समझ
तो हम समझते हैं कि जो ये मतभेद है पुरातत्वविदों के बीच में ये क्या है, इसको समझते हैं पहले, ठीक है। देखो 3 प्रकार के विचार सामने आते हैं शासक को लेकर, 3 प्रकार के। पहला विचार तो आता है कि कुछ पुरातत्वविद कहते हैं कि हड़प्पा समाज में शासक ही नहीं थे। कुछ कहते हैं कि शासक ही नहीं थे, भाई शासक है ही नहीं इसमें, सभी की स्थिति समान थी, सब नॉर्मल थे। कुछ कहते हैं, कुछ पुरातत्वविद कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में कोई एक शासक नहीं थे बल्कि अनेक शासक थे। मान लो हड़प्पा सभ्यता में जितने भी स्थल थे, मान लो हड़प्पा में अलग शासक है, मोहनजोदड़ो में अलग है, धोलावीरा में अलग है, नागेश्वर में अलग है, मांडा में अलग है, आलमगिरीपुर में अलग है। तो अलग अलग शासक होते थे। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं, और कुछ पुरातत्वविद कहते हैं, और कुछ जो पुरातत्वविद है ये कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में एक ही शासक का शासन था। देखो कुछ तो कहते हैं कि शासनहीन था। मान लो आप इसको ऐसे बांट सकते हो कैटेगरी वाइज, आपको समझाने के लिए मैं समझाता हूँ आपको पूरा। देखो आपको, आप इस प्रकार समझ सकते हो। मान लो आप इसको ए कैटेगरी बोल सकते हो, इसको आप बी कैटेगरी कह सकते हो, इसको आप सी कैटेगरी कह सकते हो। जो ए कैटेगरी के जो पुरातत्वविद है वो कहते हैं कि हड़प्पा समाज में शासक ही नहीं थे। बी वाले कहते हैं कि एक से अधिक शासक थे, और सी वाले कैटेगरी कहते हैं कि एक ही शासक थे। ठीक है, तो ये कुछ मतभेद थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो अगला पॉइंट है, हमारा अगला टॉपिक आता है प्रसाद तथा शासक। मैंने आपको इसे पिछले जो बताया मतभेद, तो देखो इसका जो मतभेद है ना वो इसलिए है क्योंकि कुछ साक्ष्य सब बिल्कुल क्लियर नहीं मिल पाया कि हड़प्पा समाज में किसका शासन होगा, ठीक है। तो कुछ जो पुरातत्वविद होते हैं ना वो अनुमान लगाते हैं, तो उन्हीं के बातों कहा गया है। कुछ किसका विचार, कुछ पुरातत्वविद का जो है विचार इस प्रकार का, कुछ का इसका है, कुछ का इस प्रकार का, ठीक है। यानी सबका अलग अलग विचार यहाँ पे मिलता है, ठीक है। अब देखो अगला टॉपिक हमारा प्रसाद तथा शासक, ठीक है। प्रसाद तथा शासक इसको मत है। देखो मोहनजोदड़ो से एक विशाल भवन मिला है, यानी कि जो मोहनजोदड़ो स्थान है वहां से एक विशाल भवन मिला है जिसे प्रसाद की संज्ञा दी गई है। लेकिन यहाँ से कोई भव्य वस्तु नहीं मिली। आप बताओ, कोई विशाल भवन है लेकिन वहां पर से कोई भव्य वस्तु नहीं मिली। एक पत्थर की मूर्ति को पुरोहित राजा का नाम दिया गया। एक पत्थर की मूर्ति मिली है, देखो आप देख सकते हो चित्र में आप, ये एक पत्थर की मूर्ति है, इसको पुरोहित राजा का नाम दिया गया है। लेकिन इसके भी विश्वसनीय प्रमाण नहीं मिले, मतलब इसके भी कुछ ठोस सबूत नहीं मिले, ठीक है। अब देखो हमारा बहुत ही अगला मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आता है। मैं क्या कहूँ आपको, 101% यानी 101%, बिल्कुल रट लो आप। एक क्वेश्चन आपको जरूर आएगा, या तो मिड टर्म में आ जाएगा, या तो प्री बोर्ड में आ जाएगा, या तो यूनिट टेस्ट में आ जाएगा, या तो बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। यानी कि देखो हड़प्पा सभ्यता जो है इसके पतन का क्या कारण था, यानी जो हड़प्पा सभ्यता इतनी बड़ी सभ्यता थी, आप ही सोचो, मैं आपको समझाता हूँ। देखो देखो मेरा मकसद क्या है ना, आपको समझाना है, ठीक है। आपको मैं हर चीज़ समझाता हूँ बारीकी से, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। समझ जाओगे तो आपके लिए चैप्टर बिल्कुल आसान है। देखो हड़प्पा सभ्यता इतनी बड़ी सभ्यता थी, अब इसका अंत हो जाना मतलब पतन हो जाना। तो सोचो इतनी बड़ी सभ्यता जहाँ पे इतने अच्छे अच्छे लोग थे, स्नानागार था, इतना चीज था, तो कैसी वो खत्म हो गई। तो उसके क्या क्या कारण थे, यानी हड़प्पा सभ्यता के खत्म होने के यानी पतन के क्या कारण थे, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कई बार प्रश्न। जो कारण थे वो उसको समझते हैं। देखो पहला कारण क्या है कि बाढ़ आना। कुछ देखो इसमें इतिहासकारों के बीच में मतभेद है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में बाढ़ आया होगा जिससे पूरी सभ्यता तहस नहस हो गई होगी। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि सिंधु नदी का मार्ग बदलना, यानी कुछ कहते हैं कि जो सिंधु नदी है उसने अपना मार्ग बदल लिया होगा और जिसके कारण जो है हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। कुछ कहते हैं भूकंप के कारण, कुछ कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में भूकंप आ गया होगा इसके कारण, कुछ कहते हैं जलवायु परिवर्तन हो गया होगा, कुछ कहते हैं आर्यों का आक्रमण। देखो ये आर्य कौन है ये मैं आपको सेकंड चैप्टर में बताऊंगा, ठीक है। जब आप चैप्टर आपका सेकंड शुरू होगा राजा किशन और नगर, तो उसमें एक आता है वैदिक सभ्यता, और वैदिक सभ्यता किसके द्वारा बसाई गई थी, तो वो आर्य के द्वारा बसाई गई थी, ठीक है। तो कुछ इतिहासकार मानते हैं कि जो आर्य है, आर्यों ने हड़प्पाई वासी पर आक्रमण किया और हड़प्पाई वासी को मार दिया, ठीक है। तो कुछ इतिहासकार इस प्रकार का अनुमान लगाते हैं कि आर्यों ने आक्रमण कर दिया जिस कारण से जो ये सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता वो तहस नहस हो गई। और कुछ जो कारण है, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि वनों की कटाई, कुछ कहते हैं कि वनों की कटाई बहुत ज़्यादा हो रही होगी, ठीक है, तो प्राकृतिक आपदा वगैरह आ गया होगा, तो जिस कारण से हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया, नहीं हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया, ठीक है। देखो हमारा अगला टॉपिक आता है कनिंगम का भ्रम। देखो कनिंगम कौन था और इसका भ्रम क्या था वो समझते हैं। तो देखो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण डायरेक्टर जनरल सर अलेक्जेंडर कनिंगम, ठीक है, पहले डायरेक्टर जनरल थे, यानी भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के जो पहले डायरेक्टर जनरल थे उनका नाम था क्या था, उनका नाम था सर अलेक्जेंडर कनिंगम, ठीक है। ये आपको पता चलेगा कनिंगम कौन थे।
तो आप बता दोगे भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल सर अलेक्जेंडर कनिंघम थे। इन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले यही थे इनको सबसे पहले जो ये डायरेक्टर जनरल थे पुरातत्व भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जो पहले डायरेक्टर जनरल थे वो कौन थे? हमारे कनिंघम। इसलिए इन्हें जो है भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। कनिंघम का भ्रम क्या था वो समझते हैं, ठीक है। देखो कनिंघम को जब एक हड़प्पाई मुहर दी गई, यानी कनिंघम जो था उसको जब एक हड़प्पाई मुहर दी गई तो वह यह नहीं समझ पाए, ठीक है। जो कनिंघम जो थे उनको जब एक व्यक्ति ने हड़प्पाई मुहर दी तो वो यह नहीं समझ पाए कि वह मुहर कितनी प्राचीन है, ठीक है। उन्होंने उसका जो है सही समय पर नहीं जोड़ा, ठीक है, उनको गलत समय बता दिया। उसने उस मुहर को अलग कालखंड से जोड़कर बताया। कनिंघम का मानना था कि भारतीय इतिहास का प्रारंभ गंगा घाटी में पनपे शहरों के साथ हुआ है, जिस कारण वह हड़प्पा के महत्व को नहीं समझ पाए, ठीक है। देखो आपको समझाता हूँ, देखो ये है क्या टॉपिक, मैं आपको बिल्कुल आसान देखो समझाता हूँ एक शब्द में। देखो एक व्यक्ति था कनिंघम, आपको मैंने बता दिया भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल थे कौन? कनिंघम, ठीक है। तो इनको एक भ्रम हो गया जब इनको एक हड़प्पाई मोहर दी गई तो इनसे बोला गया कि ये कितनी प्राचीन है, तो इन्होंने इसको गलत कालखंड से जोड़ दिया। इनको ये मानते थे कि जो भारत का जो इतिहास है उसका आरंभ जो है वो गंगा घाटी में पनपे शहरों के साथ ही हुआ है, इतना ही मानते थे ये। तो इन्होंने समझा कि बोल दिया कि ज़्यादा पुरानी है, ये 100-200 साल पुरानी है, ये इन्होंने ऐसा अनुमान लगा लिया। लेकिन जबकि वो मोहर जो है वो असली में 5 से 8 हज़ार साल पुरानी थी। तो यही जो है कनिंघम का भ्रम था, यानी कनिंघम ने जो है हड़प्पाई जो मोहर था उसको सही समय पे नहीं जोड़ा, मतलब उसका गलत समय बता दिया। उसका बस मानना यही था कि गंगा घाटी में जो पनपे शहर है उसके साथ हड़प्पा जो भारतीय इतिहास है उसका आरंभ बनी, वो भारत का जो इतिहास है उसको गंगा घाटी में पनपे हुए शहरों के साथ ही मानता है, जिस कारण जो है उसने हड़प्पाई मोहर को उसको गलत कालखंड से जोड़ दिया और उसको गलत बता दिया कि वो बहुत ही ज़्यादा प्राचीन नहीं है, लेकिन वास्तविकता में बहुत ज़्यादा प्राचीन मोहर है, ठीक है। अब आता है हमारा टॉपिक उत्खनन तकनीक। देखो उत्खनन तकनीक मतलब क्या होता है? देखो उत्खनन मतलब खुदाई करना, तकनीक मतलब टेक्नोलॉजी। आज के समय में क्या है, बुलडोजर है, एक से एक मशीनें हैं जिससे फटाफट उत्खनन हो जाता है। लेकिन क्या आप सोचो क्या आज से 5,000 साल पहले उत्खनन की तकनीक कैसी थी उसको पता है? देखो सामान्य तौर पर सबसे नीचे के स्तर पर मिली वस्तुएं पुरानी होती है और सबसे ऊपर के स्तर पर मिली वस्तुएं नहीं होती। मान लो आपको बताता हूँ, मान लो एक ही जमीन है, सबसे नीचे जो मिलेगी सबसे प्राचीन होगी। मान लो सबसे पहले दबी, फिर उसके बाद सड़क बन गया, फिर सड़क बना, फिर दबी, फिर तो सबसे नीचे जो मिलेगी वो प्राचीन होगी, फिर धीरे धीरे ऊपर जो मिलेगी वो नवीन होगी, नहीं होगी, ठीक है। अभी जो उत्खनन तकनीक है ना, इसमें ये कहा गया कि देखो जो पुरातत्वविद होते हैं, जो भारतीय सर्वेक्षण डायरेक्टर जनरल है, जो भी जैसे कनिंघम हो गया, जॉन मार्शल हो गया, RM व्हीलर हो गया, तो ये सब जो है इनकी तकनीक क्या थी? मतलब ये सब तो इस तरह से जो पुरानी वस्तु उसका खोज करते थे, ठीक है। तो वो खोज में क्या करते थे, मतलब वो किस प्रकार उत्खनन करते थे, उनको मान लो कोई समय नीचे मिले उसको किस समय में जोड़ते थे, उस ऊपर वाले को किस समय में जोड़ते थे, तो उसको पढ़ना। देखो जॉन मार्शल जो एक एक करके सबके विचार समझते, देखो पहला हमारा जॉन मार्शल, ठीक है। देखो जॉन मार्शल पुरा स्थल के स्तर विन्यास को पूरी तरह अनदेखा करते। देखो ये चित्र मैं आपको समझाता हूँ, यह है एक स्तर विन्यास, मतलब जो चीज़ जितनी नहीं नीचे मिलेगी उतनी प्राचीन होगी, उतनी पुरानी होगी, जो जितनी ऊपर मिलेगी उतनी नहीं होगी, ठीक है। मान लो एक मूर्ति मिली सबसे नीचे, उसको हम मानेंगे प्राचीन, सबसे ऊपर मिली उसको नहीं मानेंगे, ठीक है। तो जॉन मार्शल है, जो जॉन मार्शल जी है, जॉन मार्शल पुरास्थल के स्तर विन्यास को पूरी तरह अनदेखा करते थे। उनका मानना था कि पूरे स्थान पर एक समान क्षैतिज इकाई के आधार पर उत्खनन किया जाए, ठीक है। जॉन मार्शल जो थे उनका मानना था कि जो पूरा स्थान, मान लो ये पूरा स्थान है, उस पर एक समान खुदाई की जाए और जो सामान जैसे मिले, नीचे वाला को भी उठा लो, ऊपर वाले को उठा लो, मतलब मान लो आपको समझाता हूँ, एक ही क्षेत्र है पूरा, इस पर खुदाई कराई, सबसे नीचे एक मूर्ति मिली, सबसे ऊंचे ऊपर मूर्ति मिली और सबसे बीच में एक मूर्ति मिली। तीनों मूर्ति को जो जॉन मार्शल थे वो बोलते थे कि एक ही समय की है, लेकिन ये गलत है बिल्कुल, क्योंकि बताओ जो सबसे नीचे वो सबसे प्राचीन होगी ना, फिर धीरे धीरे ऊपर नहीं होगी, फिर और नहीं होगी, ठीक है। तो ये था हमारा स्तर विन्यास। अब देखो इस समस्या का निदान कर दिया गया किसके द्वारा? तो RM व्हीलर द्वारा, ठीक है। ये हमारे क्या थे? देखो व्हीलर 1944 से भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल बने। इन्होंने एक समान क्षैतिज इकाइयों के आधार की बजाय टीले के स्तर विन्यास का अनुसरण करने को अधिक महत्व दिया। इन्होंने कहा कि
पूरा एक समान क्षैतिज इकाई में खुदाई नहीं करनी। तो स्तर विन्यास मतलब जो चीज़ जितनी नीची है उतनी प्राचीन होगी, जो जितनी ऊपर उतनी नवीन होगी। मान लो कोई सबसे नीचे मूर्ति मिली है तो उसको सबसे प्राचीन बोलेंगे, ठीक है। आपको समझाता हूँ मैं। मान लो कोई जो वस्तु है सबसे नीचे मिली है, ठीक है। तो जो वस्तु सबसे नीचे मिली है, मान लीजिए कोई वस्तु सबसे नीचे मिली है, तो उसको जो है वो व्हीलर जी है जो आर्यम व्हीलर, उनको अलग कालखंड से रखेंगे, ऊपर वाले को नहीं बताएंगे। मतलब इस तरह से ये इनका कहना ये था कि जो वस्तु नीचे मिलती है वो प्राचीन होती है, जो ऊपर मिलती है वो नहीं होती है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है। इसमें यह आपको दो विचार याद रखना है। पहला जॉन मार्शल जी का है, वो कहते हैं कि जो वस्तु ऊपर नीचे दोनों मिली है समान है। और जो हमारे आर्यम व्हीलर जी हैं ये कहते हैं कि जो वस्तु नीचे मिली है वो उतनी प्राचीन है, और जो नहीं ऊपर मिली है वो वस्तु नहीं है, ठीक है। यानी वो वस्तु बिल्कुल नहीं है, ऊपर वाली नीचे वाली वस्तु प्राचीन है और ऊपर वाली वस्तु नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगला हमारा टॉपिक आता है धार्मिक मान्यता। आप समझो कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो इतने बड़े विशाल क्षेत्रफल में फैली हुई सभ्यता थी, तो क्या आज के समय में, देखो आप ही समझो कि आज के समय में क्या है, हम बहुत सारे देवी देवताओं को पूजा करते हैं, ठीक है। तो क्या आज से 5 से 8 हज़ार साल पहले क्या हड़प्पा वासी जो थे वो देवी देवताओं की पूजा करते थे या नहीं करते थे, उसको हम समझते हैं। देखो धार्मिक मान्यता, देखो हाँ, आभूषण से लदी हुई नारी की मूर्ति मिली है, इन्हें मातृ देवी की संज्ञा दी गई है। आपको दिखाता हूँ मैं मूर्ति कौन सी है, देखो यह है मातृ देवी की मूर्ति। अब आप आभूषण देख सकते हो, बहुत सारे आभूषण पहन रखे हैं इन्होंने गले में, तो मातृ देवी की संज्ञा दी गई है। विशाल स्नानागार और तथा कालीबंगन, यानी विशाल जो स्नानागार है और कालीबंगन और लोथल से मिली वेदियां तथा संरचनाओं को अनुष्ठानिक महत्व दिया गया है, एक अनुष्ठान का महत्व दिया गया है। कुछ मोहरों में अनुष्ठान के दृश्य भी बने हैं, ठीक है। कुछ मोहरों पर पेड़ पौधों के चित्र बने थे, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में लोग जो है प्रकृति की पूजा करते थे। मतलब जो इतिहासकार है वो ये मानते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता में जो लोग हैं वो प्रकृति की पूजा करते थे। कुछ मोहरों में एक व्यक्ति योगी की जो मुद्रा है उसमें बैठा दिखाया गया है। कभी कभी इन्हें जानवरों से घिराया दर्शाया गया है। संभवतः यह शिव अर्थात हिंदू धर्म के प्रमुख देवता रहेंगे। आपको सभी को पता है जो हिंदू धर्म है उसके सबसे प्रमुख देवता कौन है, शिव, ठीक है। आपको मैं चित्र दिखाता हूँ कौन सा, देखो यहाँ पे एक योगी की मुद्रा में एक व्यक्ति बैठे हैं, इनके आसपास जानवर जो है वो घिरे हुए हैं, ठीक है। तो इनको शिव की संज्ञा दी गई थी, इनको शिव बोला गया, ठीक है। देखो पत्थर के शंखु के आकार के वस्तु को शिवलिंग के रूप में बताया गया। देखो इतिहासकारों को जो है, इतिहासकार जो है ना उनको एक पत्थर के आकार ऐसे शंकु के आकार का मिल गया शिवलिंग। तो इनको जो है ना देखो पत्थर के शंकु के आकार के वस्तु को शिवलिंग के रूप में बताया गया। जो पत्थर है उसका शंकु का आकार का जो वस्तु है उसको इतिहासकारों ने शिवलिंग के रूप में बताया है, ठीक है। तो ये हमारा धार्मिक मान्यता, ठीक है। तो ये था हमारा क्लास 12th का हिस्ट्री का चैप्टर पहला, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ बताता हूँ, या इस वीडियो में हमारा चैप्टर जो बिल्कुल कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम इस चैप्टर का जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो लाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। उसके बाद मैं आपको इस चैप्टर का मैप कराऊंगा, ठीक है। आप टेंशन मतलब को पूरा जो चैप्टर है बिल्कुल आसान भाषा में समझाने वाला हूँ, ठीक है। आपको चैप्टर मैंने समझा दिया। अब इसके जो एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं वो डिस्कस करेंगे, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और जो इस चैप्टर के मैप वगैरह हैं वो सभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर एक लाइक जरूर कर दें, ठीक है। आप देख ही सकते हो कितनी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो एक लाइक जरूर कर दें। और अपने जरूर शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। यदि आप 2 दोस्तों के पास भी शेयर करते हो तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा आपके लिए भी, आपके दोस्तों के लिए भी। और कमेंट में जो है ना अपना फीडबैक जरूर बताएं कि आपको पूरा चैप्टर कैसा लगा और आपको पूरा चैप्टर समझ में आया कि नहीं आया, वो आप जरूर बताएं, ठीक है। अपना फीडबैक जरूर बताएं, आपको चैप्टर कैसा लगा वो जरूर बताएं। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। हालांकि बहुत सारे बच्चों ने तो कर ही लिया होगा, और जिन्होंने नहीं करा अभी तक सब्सक्राइब तो कर लो भाई, आपका ही फायदा है। और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि जो हम आगे जो वीडियोस है हमारी, जैसे एमसीक्यू क्वेश्चन हो गया, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और मैप वगैरह जो भी क्वेश्चन है, जब हम उसकी वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा, ठीक है। तो यही था हमारा आज का वीडियो। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं अपने अगले चैप्टर में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।